नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी कर्मचारी जो कि प्रतिवर्ष प्रतिदिन बहुत लगन से कार्य करते हैं, उन सबको प्रतिवर्ष अपनी वेतन वृद्धि का इंतज़ार रहता है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वेतन वृद्धि का आधार क्या है, किस आधार पर वेतन वृद्धि की जाती है और कितनी की जाती है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम एक आदेश देखते हैं जो कि 22 दिसंबर 2016 का है और जिसको प्रेषित किया है श्री अजय अग्रवाल, सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने। और ये सेवा में है समस्त प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन और समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के नाम, जिसके अनुसार आप पता कर पाएंगे कि आपकी वेतन वृद्धि हर वर्ष कितनी होनी चाहिए और कितनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। विषय है पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण। महोदय, उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2016 के प्रथम प्रतिवेदन भाग 1 से 4 के संबंध में लिए गए निर्णय के क्रम में निर्गत संकल्प संख्या इतनी दिनांक 16 दिसंबर 2016 तथा शासन आदेश संख्या दिनांक 20 दिसंबर 2016 द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2016 से लागू की गई पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जाना है और जिसके लिए श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। सबसे पहला है, प्रत्येक कर्मचारी जो दिनांक 1 जनवरी 2016 को राज्य सरकार की पूर्णकालिक सेवा में था का पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण इन आदेशों के अनुसार किया जाएगा। परंतु कोई सरकारी सेवक वर्तमान वेतनमान में उसकी अगली वेतन वृद्धि या किसी अनुवर्ती वेतन वृद्धि की तिथि तक अथवा उसके पद रिक्त करने तक अथवा उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तक वर्तमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतनमान में वेतन प्राप्त करने के विकल्प का चयन कर सकता है। ऐसे मामलों में जहां सरकारी सेवक को दिनांक 1 जनवरी 2016 तक इस शासन आदेश की निर्गत होने की तिथि के मध्य पदोन्नति, समयमान वेतनमान, एसीपी की व्यवस्था के अंतर्गत उच्च वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतनमान प्राप्त हुआ है, वह सरकारी सेवक ऐसी पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान एसीपी की व्यवस्था के अंतर्गत उच्च वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाए जाने के विकल्प का चयन कर सकता है। ऐसे मामलों में जहां सरकारी सेवक के पद के ग्रेड वेतन का उच्चीकरण दिनांक 1 जनवरी 2016 एवं इस शासन आदेश की निर्गत होने की तिथि तक हुआ है, वहां उसे यह विकल्प होगा कि वह ग्रेड वेतन के उच्चीकरण की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाए जाने के विकल्प का चयन कर सकता है। स्पष्टीकरण पहला है, वर्तमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतनमान में बने रहने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतनमान में ही स्वीकार्य होगा। दूसरा है, उपर्युक्त के अनुसार विकल्प की सुविधा 1 जनवरी 2016 को अथवा उसके बाद सरकारी सेवा में किसी पद पर प्रथम नियुक्त होने वाले कार्मिक अथवा किसी अन्य पद से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त किए गए किसी कार्मिक के लिए स्वीकार नहीं होगा और उसे केवल पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी। स्पष्टीकरण 3 है, जहां कहीं कोई सरकारी कर्मचारी मूल नियम 22 या किसी अन्य नियम के अंतर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिए नियमित आधार पर स्थापन्न रूप से धारित अपने किसी पद के संबंध में इस नियम के अंतर्गत वर्तमान वेतनमान को बनाए रखने का विकल्प चुनता है, तो इस स्थिति में उसका मौलिक वेतन वह मूल वेतन होगा जो वर्तमान वेतनमान में धारित पद जिस पर उसका धारण अधिकार रहता है या निलंबित न किए जाने तक उसका धारण अधिकार बना रहता है, स्थापन्न पद का वेतन इनमें से जो भी अधिक हो। विकल्प का चयन कैसे करें? सबसे पहले उपयुक्त स्तर 1 के अंतर्गत संबंधित कार्मिक को अपना विकल्प लिखित रूप से निर्धारित प्रारूप संलग्नक 2 पर देना होगा। यह विकल्प संबंधित कार्मिक के कार्यालय अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, नियुक्ति प्राधिकारी, वेतन पर्ची जारी करने वाले अधिकारी जो भी संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका रखता हो, इस शासन आदेश के जारी होने की तिथि से 3 माह की अवधि के अंदर पहुंच जाना चाहिए। परंतु ऐसे सरकारी सेवक जो उक्त शासन आदेश निर्गत होने की तिथि को अवकाश पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर अथवा विदेश सेवा में अथवा सक्रिय सेवा पर देश के बाहर हैं के मामले में उक्त विकल्प का प्रयोग लिखित में इस प्रकार किया जाएगा कि वे भारत में उसके द्वारा अपना पदभार ग्रहण किए जाने की तारीख से 3 माह के अंदर उक्त प्राधिकारी के पास पहुंच जाए।
संबंधित सरकारी कर्मचारी 1 जनवरी 2016 को यदि निलंबन में हो तो इस विकल्प का प्रयोग वह अपने ड्यूटी पर अपनी वापसी की तारीख से 3 माह के अंदर कर सकता है। दूसरा है, संबंधित सरकारी सेवक द्वारा अपने विकल्प की सूचना इस शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप पर एक वचनबंध के साथ अपने कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी। कार्यालय प्रमुख वेतन निर्धारण करने वाला अधिकारी वचनबंध प्राप्त किए बिना संबंधित कार्मिक का वेतन निर्धारण नहीं करेंगे। वचनबंध को संबंधित कर्मों की सेवा पुस्तिका में सुरक्षित रखना उक्त अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा। यदि संबंधित कार्मिक द्वारा अपना विकल्प इस शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 3 माह की अवधि में संबंधित प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह माना जाएगा कि उसने दिनांक 1 जनवरी 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाए जाने के विकल्प का चयन कर लिया गया है। चौथा है, एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा, यानी कोई संशोधन आप नहीं कर पाएंगे। टिप्पणी 1, ऐसे व्यक्तियों जिनकी सेवाएं दिनांक 1 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात समाप्त कर दी गई थी और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी पर सेवानिवृत्ति के कारण अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवानिवृत्ति के कारण नियुक्त समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, वह उपयुक्त प्रस्तर के अधीन विकल्प चयन के हकदार होंगे। दूसरी टिप्पणी है, ऐसे व्यक्ति जिनकी दिनांक 1 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात मृत्यु हो गई है, जिसके कारण वह नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, के संबंध में ये माना जाएगा कि उन्होंने दिनांक 1 जनवरी 2016 से ही अथवा उनके आश्रितों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद ऐसी बात की स्थिति से इस संशोधित वेतन मैट्रिक्स अपनाए जाने के विकल्प का चयन कर लिया है। तीसरी टिप्पणी है, ऐसे व्यक्ति जो दिनांक 1 जनवरी 2016 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश जिसके लिए उन्हें अवकाश वेतन देय बनता है पर थे, उपयुक्त प्रस्तर के अनुसार विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे। तीसरा है, किसी कर्मचारी की वर्तमान परिलब्धियों का आशय दिनांक 1 जनवरी 2016 को आहरित मूल वेतन एवं उस पर देय महंगाई भत्ते के योग से है, अर्थात संबंधित कार्मिक को उसके साधारण वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान के अंतर्गत वैयक्तिक रूप से प्राप्त प्रोन्नति, वेतनमान सिलेक्शन, ग्रेड, वित्तीय स्तरोन्नयन, उच्च वेतनमान जैसी भी स्थिति हो में दिनांक 1 जनवरी 2016 को प्राप्त हो रहे मूल वेतन एवं उस पर देय महंगाई भत्ते के योग से है। साधारण वेतनमान की दशा में मिल रही वृद्धि, वेतन वृद्धि की राशि भी यदि कोई हो, परिलब्धियों में सम्मिलित माना जाएगा। वेतन मैट्रिक्स में पदों के स्तर का निर्धारण पद हेतु विद्यमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के सदृश वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर के आधार पर होगा। अब चलिए देखें कि पदों का स्तर जो है उसमें वेतन मैट्रिक्स का निर्धारण कैसे होगा। कोई सरकारी सेवक जो वेतन मैट्रिक्स में उपयुक्त प्रस्तर 2 के अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2016 अथवा बाद की तिथि से विकल्प का चयन करता है या निर्धारित समय अवधि में उसके द्वारा कोई विकल्प न दिए जाने के कारण यह मान लिया जाता है कि उसने दिनांक 1 जनवरी 2016 से वेतन मैट्रिक्स अपनाए जाने का विकल्प दिया है, तो वेतन मैट्रिक्स में वेतन उसे मौलिक पद पर प्राप्त हो रहे मूल वेतन एवं उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद के मूल वेतन के आधार पर निम्नलिखित विधि से अलग अलग निर्धारित किया जाएगा। सबसे पहले सभी कर्मचारियों के मामले में पहला है, वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल में संबंधित कार्मिक का मूल वेतन वह वेतन होगा जो 2.57 के गुणांक से विद्यमान मूल वेतन को गुणा करके निकटतम रुपये तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जाएगी। यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में तदनुरूपी कोई समरूप राशि है तो वही राशि उसका पुनरीक्षित वेतनमान या मूल वेतन होगा। यदि उक्त राशि प्रयोज्य लेवल के कोष्ठिका में उपलब्ध ना हो तो वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका की राशि के बराबर उसका मूल वेतन निर्धारित किया जाएगा। यदि प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम राशि कोष्ठिका की प्रथम राशि उसके वर्तमान मूल वेतन को उपरोक्त अनुसार 2.57 से गुणा करने पर प्राप्त राशि से अधिक है तो उसका पुनरीक्षित मूल वेतन उस प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम राशि के स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप, वेतन बैंड 1 में यदि रुपये 5200 से 20,200 एवं ग्रेड वेतन रुपये 2400 के पद धारक जिसका दिनांक 1 जनवरी 2016 को वेतन बैंड रुपये 10,160 था का पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण संलग्नक 4 के अनुसार किया जाएगा।
अब चिकित्सा अधिकारियों के मामले में देखते हैं। ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिन्हें प्रैक्टिस बंदी भत्ता मिल रहा है, उनका पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। सबसे पहले वर्तमान मूल वेतन को 2.57 से गुणा किया जाएगा और संशोधन पूर्व प्राप्त हो रहे प्रैक्टिस बंदी भत्ते पर महंगाई भत्ते के बराबर राशि जोड़ी जाएगी। इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जाएगी। यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में समरूप राशि विद्यमान है तो वही राशि उसका पुनरीक्षित मूल वेतन होगी, और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई राशि किसी कोष्ठिका में उपलब्ध ना हो तो उसके मूल वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक उसकी अगली उच्चतर कोष्ठिका की राशि के स्तर पर किया जाएगा। प्रैक्टिस बंदी भत्ते की दरों में संशोधन किए जाने तक उपरोक्त अनुसार निर्धारित मूल वेतन पर प्राप्त हो रहा पूर्व प्रैक्टिस बंदी भत्ता देय होगा, परंतु उपरोक्त अनुसार निर्धारित मूल वेतन एवं प्रैक्टिस बंदी भत्ते का योग रुपये 2,37,500 से अधिक नहीं होगा। जिन चिकित्सा अधिकारियों को वर्तमान में प्रैक्टिस बंदी भत्ता दे नहीं है, उनका वेतन निर्धारण उपर्युक्त प्रस्तर आ के अनुसार किया जाएगा। जैसे ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिनकी प्रैक्टिस बंदी भत्ता दे है और जिसका दिनांक 1 जनवरी 16 को वेतन बैंड रुपये 15,600 से 39,100 एवं ग्रेड वेतन 5400 में वेतन बैंड रुपये 15,600 तक का पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण संलग्नक 5 के अनुसार किया जाएगा। उपर्युक्त उपप्रस्तर के अनुसार संबंधित कार्मिक का मौलिक पद एवं स्थापन पद के संदर्भ में निर्धारित मूल वेतन में से जो अधिक होगा, वेतन मैट्रिक्स संबंधित कार्मिक का पुनरीक्षित मूल वेतन होगा। कोई सरकारी सेवक जो दिनांक 1 जनवरी 16 को अवकाश पर है, उसे अवकाश वेतन दे है तो वह दिनांक 1 जनवरी 16 से अथवा विकल्प की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन प्राप्त कर सकेगा। कोई सरकारी सेवक जो दिनांक 1 जनवरी 16 को अध्ययन अवकाश पर है तो वह दिनांक 1 जनवरी 16 से अथवा विकल्प की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन प्राप्त कर सकेगा। निलंबन के अधीन सरकारी सेवक विद्यमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन वेतनमान के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उसका वेतन निर्धारण लंबित अनुशासनिक कार्यवाही में दे जाने वाला अंतिम आदेश के अधीन होगा। यदि स्थायी सरकारी सेवक नियमित आधार पर किसी उच्चतर पद पर स्थापन रूप से कार्यरत है तथा इन दोनों पदों के लिए लागू वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन का विलय एक ही लेवल में कर दिया गया है तो वेतन का निर्धारण उपयुक्त प्रस्तर 5(1) के अधीन स्थापन पद के संदर्भ में ही किया जाएगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही उसका वास्तविक मूल वेतन माना जाएगा। यदि किसी सरकारी सेवक के मामले में वर्तमान परिलब्धियों पुनरीक्षित परिलब्धियों से अधिक है तो यह अंतर वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जाएगा और इसका समायोजन आगामी वेतन वृद्धियों में किया जाएगा। यदि कोई सरकारी सेवक 1 जनवरी 16 से ठीक पहले विद्यमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतनमान में अपने संवर्ग के किसी अन्य कनिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उसका मूल वेतन कनिष्ठ से कम निर्धारित होता है तो उसका मूल वेतन कनिष्ठ के बराबर निर्धारित कर दिया जाएगा। और यदि किसी सरकारी सेवक को इस शासन आदेश के निर्गत होने के पूर्व व्यक्तिगत वेतन मिल रहा है तो पुनरीक्षण के पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन और व्यक्तिगत वेतन का योग पुनरीक्षित मूल वेतन से अधिक हो जाता है तो अंतर की धनराशि उस सरकारी सेवक को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दी जाएगी और उसका समायोजन आगामी वेतन वृद्धियों में किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां कोई वरिष्ठ सरकारी सेवक जो दिनांक 1 जनवरी 16 से पहले किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया था, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अपने कनिष्ठ जिसे दिनांक 1 जनवरी 16 को अथवा उसके पश्चात उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया है से कम वेतन निर्धारित होता है तो वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन उसे कनिष्ठ के बराबर कर दिया जाएगा। यह वृद्धि निम्न शर्तों के साथ पूरी होगी। सबसे पहला, कनिष्ठ एवं वरिष्ठ दोनों सरकारी सेवक एक ही संवर्ग के हों, जिन पदों पर उन्हें प्रोन्नत किया वो भी एक संवर्ग का हो। दूसरा, निम्नतर और उच्चतर पदों की संशोधन एवं पूर्व वेतन संरचना तथा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल समान रूप हो। तीसरा, प्रोन्नति के समय वरिष्ठ सरकारी सेवक कनिष्ठ के मूल वेतन के बराबर या उससे अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहा हो। चौथा, विसंगति सीधे तौर पर मूल नियम 22 अथवा संशोधित वेतन मैट्रिक्स में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य नियम या आदेश के प्रावधानों के सीधे परिणाम के तौर पर पैदा हुई हो, बशर्ते यदि किसी कनिष्ठ सरकारी सेवक को दी गई किसी अग्रिम वेतन वृद्धि के कारण वर्तमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन वेतनमान में वरिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन आहरित कर रहा था तो ऐसे मामलों में उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी, अर्थात वरिष्ठ अधिकारी का मूल वेतन कनिष्ठ के समान नहीं किया जाएगा।
उपप्रस्तर 9(1) के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी के वेतन पुनर्निर्धारण के आदेश मूल नियम 27 के अधीन जारी किए जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी को अगली वेतन वृद्धि उसके वेतन पुनर्निर्धारण के पश्चात अपेक्षित अहकारी सेवा पूरी करने की तिथि से देय होगा। 1 जनवरी 16 को अथवा उसके पश्चात सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों का मूल वेतन उस पद जिस पर संबंधित कर्मचारी नियुक्त किया गया है के पुनरीक्षित वेतनमान में प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम स्तर पर निर्धारित होगा, बशर्ते कि दिनांक 1 जनवरी 16 को उसके पश्चात और इस शासन आदेश की निर्गत होने की तिथि से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का वेतन वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतनमान में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसके उपयुक्त प्रस्तर 3 के अनुसार वर्तमान परिलब्धियां जिस पद पर उसे दिनांक 1 जनवरी 16 को या उसके पश्चात नियुक्त किया गया कि पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम स्तर से अधिक हो जाता है, तो ऐसे अंतर का भुगतान उसे व्यक्तिगत वेतन के रूप में किया जाएगा और उसका समायोजन आगामी वेतन वृद्धियों में किया जाएगा। वेतन मैट्रिक्स में वेतन वृद्धि में देखते हैं, वार्षिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप संबंधित कार्मिक का वेतन वह होगा जो उसे वर्तमान में वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल पर प्राप्त हो रहा है। मूल वेतन से उक्त लेवल में लंबवत चलन के फलस्वरूप अगली कोष्ठिका की राशि है, जैसे कि किसी कार्मिक का मूल वेतन लेवल 4 ग्रेड वेतन रुपये 2400 के सादृश्य रुपये 32,300 के स्तर पर निर्धारित है, तो अगली वार्षिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप उसका मूल वेतन उस प्रयोज्य लेवल में अगली कोष्ठिका की राशि अर्थात रुपये 33,300 होगा और उसके उपरांत अगली वेतन वृद्धि के फलस्वरूप उसका वेतन उस प्रयोज्य लेवल में उसका अगला अर्थात 34,300 हो जाएगा। तिथि क्या है? 1 जुलाई की विद्यमान तिथि के स्थान पर वेतन वृद्धि की 2 तिथियां होंगी, अर्थात प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई। प्रत्येक कार्मिक को नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने की तिथि के अनुरूप 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई में से केवल एक तिथि को वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होगी। ऐसे कर्मचारी जिसे 2 जनवरी और 1 जुलाई के बीच की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति मिली है, तो उनकी वेतन वृद्धि 1 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 2 जुलाई और 1 जनवरी के बीच नियुक्ति या प्रोन्नति मिली है, तो उनको वेतन वृद्धि 1 जुलाई को दी जाएगी। जैसे कि दिनांक 2 जुलाई 16 और 1 जनवरी 17 के बीच की अवधि में दोनों दिवसों में नियुक्ति, प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति योजना के अधीन इनकी वेतन वृद्धि 1 जुलाई 18 को देय होगी। ऐसे कर्मचारी जिसे दिनांक 2 जनवरी 16 और 1 जुलाई 16 के बीच की अवधि में है, तो उनकी वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2018 को देय होगी। परंतु ऐसे कर्मचारियों जिनका वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन दिनांक 1 जनवरी 16 को निर्धारित कर दिया गया है और वे इसी लेवल में बने हैं, तो उस लेवल में अगली वृद्धि दिनांक 1 जुलाई 16 को देय होगी। इसके उपरांत अगली वेतन वृद्धि 1 जुलाई 17 को होगी। दिनांक 1 जनवरी 16 अथवा उसके पश्चात किसी कर्मचारी की प्रोन्नति होने पर उसका वेतनमान निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। एक वेतन वृद्धि उस लेवल में दी जाएगी जिससे कर्मचारी प्रोन्नत किया जा रहा है और उस पद जिसमें प्रोन्नति की गई है के लेवल में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य राशि तलाशी जाएगी। यदि उक्त लेवल की किसी कोष्ठिका में उक्त राशि की समतुल्य राशि उपलब्ध है, तो वही राशि उसका मूल वेतन होगा और यदि वह राशि उस लेवल जिसमें प्रोन्नति दी गई है कि किसी कोष्ठिका में उपलब्ध नहीं है, तो उस लेवल में अगली कोष्ठिका की राशि उसका मूल वेतन होगा। किसी कर्मचारी के पद का वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन का उच्चीकरण दिनांक 1 जनवरी 16 के बाद और इस शासन आदेश के निर्गत होने की तिथि तक हुआ है और उच्चीकृत ग्रेड वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित किया जा चुका है, तो ऐसे मामलों में संबंधित कार्मिक का दिनांक 1 जनवरी 16 को प्रस्तर 6 की व्यवस्था के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाएगा। शासन आदेश संख्या इतनी दिनांक 20 दिसंबर 16 द्वारा पूर्वगामी तिथि 1 जनवरी 16 से लागू कई वेतन मैट्रिक्स में संबंधित कार्मिक को उच्चीकरण के पूर्व मिल रहे मूल वेतन के समतुल्य राशि से उच्चीकृत ग्रेड वेतन के सादृश्य लेवल की अगली कोष्ठिका की राशि उसका मूल वेतन होगा। ऐसे मामलों में जिनमें वेतन मैट्रिक्स में किसी पद हेतु निर्धारित लेवल का उच्चीकरण इस शासन आदेश के निर्गत होने के बाद होता है, उसमें उच्चीकरण की तिथि को संबंधित कार्मिक का वेतन नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा। वेतन मैट्रिक्स ने संबंधित कार्मिक को उच्चीकरण के पूर्व मिल रहे मूल वेतन के समतुल्य राशि से उच्चीकृत लेवल की अगली कोष्ठिका की राशि उसका मूल वेतन होगा। उदाहरण के लिए संलग्न 7 पर है ये। अवशेष भुगतान की प्रक्रिया कैसे होगी? वेतन मैट्रिक्स में वेतन तथा महंगाई भत्ता दिनांक 1 जनवरी 17, 1 फरवरी 17 से नकद भुगतान किया जाएगा और दिनांक 1 जनवरी 16 से 31 जनवरी 16 तक के देय अवशेष का भुगतान 2 समान किश्तों में किया जाएगा। अवशेष के 50% का भाग 2017-18 में
तथा 50% का भाग वित्तीय वर्ष 18-19 में किया जाएगा। अवशेष का आहरण वर्ष के माह अक्टूबर के पूर्व नहीं किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 18-19 में उपरोक्त देय अवशेष का 80% भाग संबंधित कार्मिक के भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा किया जाएगा। अवशेष 20% भाग में से देय आयकर की धनराशि को काटकर शेष नकद भुगतान किया जाएगा। ऐसे कार्मिक जिनके देय आयकर की धनराशि 20% से अधिक है के मामले में 20% नकद भुगतान की जाने वाली धनराशि को देय आयकर की सीमा तक आयकर भुगतान हेतु बढ़ा दिया जाएगा तथा अवशेष धनराशि भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा की जाएगी। उक्त अनुसार भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि जमा होने की तिथि से 1 वर्ष तक संबंधित कर्मचारी अधिकारी के भविष्य निधि खाते में जमा रहेगी। उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अंतिम प्रत्याहरण देय हो 1 वर्ष से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। ऐसे कर्मचारी जिनका भविष्य निर्वाह निधि खाता ना खुला हो को देय अवशेष उनके विकल्प के आधार पर एनएससी के रूप में अथवा उनके लोक भविष्य निधि पीपीएफ खाते में जमा करा दिया जाएगा। नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों को देय अवशेष धनराशि के 10% के बराबर, अब तो 14% है, धनराशि संबंधित कार्मिकों के टियर 1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी तथा राज्य सरकार नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान एक पेंशन खाते में जमा किया जाएगा, यानी कि एम्प्लॉय का 10% और अब सरकार 14% देती है तो 14% होगा। अवशेष शेष 90% धनराशि संबंधित कार्मिकों को उनके विकल्प के आधार पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में अथवा पीपीएफ खाते में जमा होगा। विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक एवं सहायता प्राप्त शिक्षण प्राविधिक शिक्षाओं के शिक्षणित कर्मचारियों जिनको शासनादेश संख्या इतनी और दिनांक 20 दिसंबर और दिनांक 1 जनवरी 16 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति प्रदान की गई है के लिए भी शासनादेश द्वारा की जा रही वेतन वृद्धि की निर्धारण की व्यवस्था लागू होगी। पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स संलग्नक विकल्प का प्रारूप संलग्नक 2, वचनबंध का प्रारूप संलग्नक 3 तथा वेतन निर्धारण से संबंधित कतिपय उदाहरण 4, 5, 6 व 7 पर उपलब्ध है। भाव दिए हैं अजय अग्रवाल, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। प्रतिलिपि इन सबको दी गई है। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स है 2016 के अनुसार, जो कि आज भी लागू है, यानी कि 2023-24 में भी ये चल रही है, 24-25 में भी चल रही है। अभी इसके बाद कोई नया आदेश नहीं आया है जो कि वेतन निर्धारण से या वेतन वृद्धि के निर्धारण से संबंधित हो, तो उसको ही अभी आप इसको ही लेटेस्ट आदेश मानकर अपना वेतन निर्धारण देख सकते हैं। ये मैट्रिक्स दिए गए हैं और ये जो संलग्नक 2 है, आपको यदि विकल्प देना है तो विकल्प का प्रारूप ये है, ये उसका फॉर्म है। तो ये था वेतन वृद्धि से संबंधित शासन आदेश कि किस प्रकार सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको इससे मदद मिलेगी। फिर मिलती हूँ ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।